हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के टर्म 2 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। हमने इसमें एक सैम्पल पेपर लिया जिसमें कि 12 क्वेश्चन है। अगर आप सारे के सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो हो सकता है आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा जो है आप कुछ क्वेश्चन को आसानी से कर पाओ। तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते, बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि व्हाट इज इटार्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको जो है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो अगर हमसे ऐसा पूछता है कि व्हाट इज इटार्ड रिएक्शन, तो आपको जो इटार्ड रिएक्शन है, जो कि हमें पता है कि क्या होता है, जैसे बेंजीन के ऊपर का हमारा जो लगा हुआ है CH3 लगा हुआ है, और ये अगर जो किसके साथ रिएक्ट करता है CrO2Cl2, जब इसके साथ जाता है तो ये जो है जो CH3 की जगह के आपका किस चीज का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे आपका आ जाता है CHO। ये तो आपको लिखना ही है, साथ ही आपको लाइन भी लिखनी है कि ये जो हमारा जो इटार्ड रिएक्शन है ना, इसमें आपका जो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, हेट्रोलेटिक या फिर आपका जो एरोमेटिक आपका जो मिथाइल ग्रुप है ना, इसका क्या हो रहा है, आपका इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन होने से आपका जो है एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि टोल्यूइन जो है ये आपका ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना लिया है, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर दिया है। तो ये आपको लाइन भी लिखनी पड़ेगी और ये आपको बनाना पड़ेगा, तो आपको 2 के 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो कि आपको यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है R1 R2 दिया हुआ है, और आपको कंसंट्रेशन दी हुई दोनों की, आपको एक कितनी और एक की इतनी है। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको बताना है कि कैलकुलेट द ऑर्डर बताना है रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड ऑल्सो द रेट कांस्टेंट। मतलब कि एक तो K की वैल्यू निकालनी है और हमें ऑर्डर निकालना है कि कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो आपको चारों चीज दी हुई है, इससे हमें 2 इक्वेशन हम बनाएंगे, जो कि क्या होता है R = K, A की पावर हम x मान लेते हैं। जैसे कोई भी हमने A की पावर x मान ली, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इससे निकालेंगे, ये हमारा R ये रखेंगे, और इसमें आपका जो है A की वैल्यू हमारा ये गिवन है, इसके ऊपर x रखेंगे, यानी कि R की वैल्यू ये रखने पर, और ये तो यहाँ से आपका एक इक्वेशन जो है वो इससे बन जाएगा, और दूसरा इक्वेशन किससे बन जाएगा, इससे और इससे बन जाएगा। दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे, दोनों को आप डिवाइड करोगे, तो वहां पे जो आपकी x की वैल्यू है ना, वो आपकी जो कैलकुलेट करने पर 2 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 2। एक बार आप इसे कैलकुलेट जरूर करके देखोगे, क्योंकि मैं तो आपको इसे सिंपल आपको सीधे सीधे बता रहा हूं कि आखिरकार इसमें क्या होने वाला है, क्योंकि अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है कि हम एक एक करके बिल्कुल एक एक स्टेप को सॉल्व करें। आप एक बार करके देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर इसे कैसे करना है। जैसे हमारे पास जो है इसका आ जाएगा, तो हम रेट कांस्टेंट भी कैसे निकाल सकते हैं आसानी से, K = R/A की पावर 2, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकाल दी है जो कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, तो हमने यहाँ पे 2 रख दिया। अब हमें ये भी गिवन, ये भी हमें पता है। अब कोई भी एक इक्वेशन उठा लीजिए, या तो आप फर्स्ट इक्वेशन उठा लीजिए या फिर सेकंड इक्वेशन, दोनों में से आपको जो R की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पे आपको A की वैल्यू पुट करनी है, तो आपको जो K की वैल्यू जो है वो आपका निकल के आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा, 60 पर मोल लीटर पर सेकेंड आपका आने वाला है। तो इसे आप जरूर से कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कि अगर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाते हैं तो आखिरकार जो है किस तरह से आपका जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर एज ए रिएक्टिविटी कि कौन फास्ट रिएक्ट करने वाला है। तो अगर हम इसमें देखते हैं इथेनॉल प्रोपेनॉल, तो आपका जो है यहाँ पे जो है अल वाले हैं, और यहाँ पे आपका जो है आप प्रोपेनॉन है और ब्यूटेनॉन है। तो आपके ये वाले तो सबसे पहले ज्यादा रिएक्ट करेंगे, कौन से, इथेनॉल वाला जो है, तो इथेनॉल आ जाएगा पहले, फिर आ जाएगा आपको प्रोपेनॉल, ये आपका जो है तेजी से रिएक्ट करने वाला। अगर हम प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन में देखें तो आपका जो प्रोपेनॉन पहले आ जाएगा, क्योंकि छोटा सा कंपाउंड है, तो प्रोपेनॉन, और फिर आपका आ जाएगा ब्यूटेनॉल। ये तो आपका A का हो गया। अगर हम B में देखेंगे तो B में आपका सबसे पहले क्या आ जाएगा, जो पैरा वाले होते हैं ना, जैसे कि पैरा में आपका हो जाएगा बेंजल्डिहाइड हो गया, या फिर आपका कोई भी एल्डिहाइड कंपाउंड होता है, तो ये तो आपका क्या होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी होती है, तो पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। तो सबसे पहले आ जाएगा पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, यानी कि ये जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होने वाला है, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। इसके बाद जो आपका बेंजल्डिहाइड आ जाएगा, जो कि यहाँ पे कैसे, यहाँ पे टोल्यूल्डिहाइड है और एसिटोफिनोन। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट सेकंड आ जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड, क्योंकि बेंजीन है, और ये भी आपका एल्डिहाइड है, पर ये पैरा टोल्यूल्डिहाइड है, तो आपका आ जाएगा 3 पे। और ये आपका एसिटोफिनोन जो है वो सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव होने वाला है इन चारों में, अगर हम इसमें किस में देखें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास था कि अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। ये आपको बताना है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ एरोमेटिक एमाइंस टेक्स प्लेस मोर रेडली देन बेंजीन, कि बेंजीन से ज्यादा, मतलब कि ज्यादा रेडली आखिरकार जो एरोमेटिक है वो उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है। तो हमें पता है कि उसमें क्या होता है, अगर हम इसमें देखें एरोमेटिक एमाइन में, तो इसमें नाइट्रोजन होता है, अब इसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस के कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन एटम की, जैसे एनिलीन हो गया, तो बेंजीन के ऊपर NH3 है, तो उसमें क्या होता है,
डीलोकलाइज होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन से किसके ऊपर आ जाते हैं, वो आपके आ जाते हैं बेंजीन के ऊपर। जैसे बेंजीन के ऊपर आ जाता है तो बेंजीन रिंग क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेंजीन रिंग पे वो बढ़ जाती है। इसी के कारण अगर हम इसे कंपेयर करें खुद के बेंजीन के खिलाफ, अगर हम बेंजीन को देखें और जो इस पर नाइट्रोजन लगा तो नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो इस पर आ गए, यानी कि जो एनिलीन है इसके ऊपर का जो बेंजीन है इसमें आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा आ गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एनिलीन जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा आसानी से हो जाता है एनिलीन के अंदर। नेक्स्ट, ठीक है। फिर इसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा, CH3CONH3। ये हमारे यहाँ पे गिवन है CH3CONH3 इज ए वीकर बेस देन CH3CH2NH2। आखिर ऐसा क्यों है, तो इसका जो चक्कर होता है वो लोन पेयर का होता है। कि अगर आप देखोगे कि इसके अंदर जो नाइट्रोजन है ये रहा और इसके अंदर जो नाइट्रोजन है यहाँ पे आप ये जो है वो CONH3 है और यहाँ पे डायरेक्ट CH2NH2 है। तो आखिरकार कह रहा है कि ये आखिरकार वीकर बेस क्यों है, तो ये इसीलिए वीकर बेस है क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो नाइट्रोजन है वो किसके साथ इंटरेक्ट कर रखा है, ऑक्सीजन के साथ, और इसी कारण उसमें क्या होता है वो रेजोनेंस आ जाता है। तो रेजोनेंस के कारण क्या होता है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके, नाइट्रोजन के, वो कम अवेलेबल होते हैं डोनेशन के लिए। इसलिए हम कह देते हैं कि जो मैकेनिज्म है वो इसके अंदर जो मैकेनिज्म है लोन पेयर का यानी कि रेजोनेंस का वो प्रेजेंस नहीं होता है और इसीलिए हमारा ये जो है वो ज्यादा वीकर बेस होता है। नेक्स्ट हमारा कि नाइट्रो कंपाउंड्स हैव ए हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन हैविंग ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर मास। कि अगर दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है तो नाइट्रो कंपाउंड जो है वो आखिरकार ज़्यादा हाईली पोलर क्यों होते हैं, तो वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उसमें जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक और जो अट्रैक्टिव होता है ना, किसके बीच में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो भी ज़्यादा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि आपका जो नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है आसानी से मतलब कि बॉन्ड बना के रखते हैं तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी आपकी जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्लेक्स NiH2O2 और आपका NH3 है। तो इसमें आपको निकालना है कि आखिरकार इसमें कितने व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, इसमें कौन सा आपका जो है आइसोमरिज्म देखने को मिल रहा है। तो हम सबसे पहले बी कर लेते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज प्रेजेंट इन दिस एंड दिस। तो यहाँ पे देखो NH3 है, यहाँ भी NH3 है और जो Br2 अंदर आ गया है इसमें जो है वो Cl2 बाहर, मतलब कि ये जो एक्सचेंज हुआ है यानी कि इसमें जो आयन है ना वो आपके क्या बनेंगे, अलग अलग बनेंगे। इसीलिए हम कह देंगे ये आपका कौन सा है, आयोनाइजेशन आइसोमर है। व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ फेरोसाइनाइड आयन। तो आपको फेरोसाइनाइड आयन पता होना चाहिए। तो फेरोसाइनाइड आयन क्या होता है, Fe के साथ आपका जो होता है वो Cn, FeCN6 और इसके ऊपर आपका क्या लगा होता है 4-, तो FeCN6 4-, ये होता है आपका फेरोसाइनाइड आयन। तो फेरोसाइनाइड आयन जो होता है वो कौन सा बनाता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इसका कौन सा हो गया, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। अगर इसमें देखोगे कैलकुलेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अगर आप चार्ज देखोगे तो इसके ऊपर कितना हो गया 0 और इसके ऊपर भी 0 है, तो यानी कि इसके ऊपर 0 है, इसके ऊपर 0 है, यानी कि Ni के ऊपर 2+ है। तो हम क्या कर देंगे कि Ni के ऊपर कितना है 2+ है। तो हम इसके क्या कर लेते हैं, हम वो लिख लेते हैं 1s2, इसमें क्या आ जाएगा 1s2 आ जाएगा, 2s2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2p6 3s2 और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा 3p6 और आपका यहाँ पे आ जाएगा 3d8। ये आपका यहाँ पर आ जाने वाला है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, कैलकुलेट करने पे आपका जो है वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, नेम 2 ट्रांजिशन एलिमेंट विच शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन कौन से ऐसे हैं जो कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वो भी आपको ट्रांजिशन एलिमेंट बताने हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट पूछ रहा है, ना कि आपको कोई सा भी एलिमेंट आप लिख दोगे। तो आपको याद कर लेना है AU और इसके अलावा कौन सा होता है Hg, ये दोनों जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो कि अलग अलग वेरिएबल अलग अलग जो है ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, वो है आपका स्कैंडियम। स्कैंडियम जो है वो कोई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। ट्रांजिशन एलिमेंट शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी वाई, क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करती है, क्यों, क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ना उसमें कई सारे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखोगे तो उसमें जो रेंज है वो काफी ज्यादा हाई होता है। हाई रेंज के कारण होता है वो कई सारे कॉम्प्लेक्स का जो है फॉर्मेशन कर पाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है
आपका वेरिएबल आपका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के कारण ये बहुत ज़्यादा हाई कैटालिटिक प्रॉपर्टीज की होती है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ना बहुत ही ईजी आएंगे, मतलब आपको सिर्फ आपको इतना मतलब मुश्किल से आपको जो है ये क्वेश्चन करने में अगर आपको पता है तो मुश्किल से आपको 1 मिनट भी नहीं लगने वाला, यानी कि 1 मिनट में आपको जो है वो 3 नंबर मिल जाएंगे। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ना, मेन जो आपको जो पॉइंट होता है ना वो आपको लिखना जरूरी है। ये नहीं कि आप पूरी की पूरी कहानी बना रहे हो कि ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको एग्जाम में पूरे नंबर चाहिए तो आपको अच्छे से अगर आप लिख दोगे ना तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, कि मेन जो पॉइंट होता है अगर वो आपको पता है बस आप वो लिख दो, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है इसके बाद है कि इथेनॉल रिएक्ट विद एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 टू गिव स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, गिव द इक्वेशन है। तो आपको जो है इक्वेशन बनाना है। तो अगर आपको इक्वेशन पता है तो हमने क्या करा है कि इथेनॉल रिएक्ट कर रहा है एसिटिक एसिड के साथ, तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, इथेनॉल बना लेंगे। तो इथेनॉल क्या है, 2 कार्बन है और OH हो गया हमारा, ये हो गया इथेनॉल। ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है CH3COH के साथ। जैसे ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो हम किस में डालेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे। जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4 डालने के बाद क्या हो जाएगा आपका जो है स्वीट स्मेलिंग, तो इसमें किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, तो यहाँ से आपका OH चला जाएगा, यहाँ से OH चला जाएगा तो आपका बन जाएगा C, यानी कि COO और यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन, ये आपका फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस में आपका आ जाएगा H2O। तो ये तो आपका क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि राइट ए नोट ऑन आपको रोजनमुंड रिएक्शन और हेल वोल्हार्ड जेलिनेस्की रिएक्शन। मतलब कि आपको ना पूरे के पूरे यानी कि जितने भी नेमिंग रिएक्शन है वो तो आपको 100% पता होना चाहिए। जैसे रोजनमुंड रिएक्शन में क्या होता है, RCOCl की कोई भी RCOCl है, अगर ये रिएक्ट कर रहा है H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ PDBSO4 तो ये फॉर्मेशन कर लेता है RCHO प्लस में आपका HCl का फॉर्मेशन करवाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, रोजनमुंड रिएक्शन। आप सबसे पहले ये रिएक्शन लिख दोगे और इसी रिएक्शन को आप एज ए स्टोरी की तरह पे थोड़ा सा लिख दोगे कि हाँ आपका जो है COCl जो क्लोराइड आयन होते हैं ये इसका साथ में जो हम कैटलिस्ट लेते हैं, कौन से लेते हैं, पैलेडियम, और आपका जो है बेरस सल्फेट ले लेते हैं, BSO4 लेते हैं, उससे हमारा क्या होता है कैटलिस्ट यूज किया जाता है, जैसे कि सल्फर या फिर क्विनोन यूज कर सकते हैं। तो ये आपको एक तरह से कहानी भी लिख देनी है, बस आपको इक्वेशन पता है तो जो आपने इक्वेशन बनाया उसी हिसाब से आपको एक लाइन लिख देनी है, तो आपका जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसी हिसाब से अगर हेल वोल्हार्ड जेलिनेस्की रिएक्शन लिखें तो इसमें हमारा क्या होता है, RCH2 हम ले लेते हैं, यहाँ पे RCH2COOH ये हम ले लेते हैं। जैसे इसका रिएक्शन करवाओगे X2 और रेड फास्फोरस के साथ तो आपका बन जाएगा RCHCOOH, इस चीज का फॉर्मेशन कर लेगा। बस आपको एक तरह से कहानी लिख देनी है हल्का सा कि यहाँ पे जो X है वो आपका क्या लेना होगा, और इसी तरह से आप यहाँ पर लिख दोगे तो आपका यहाँ पर पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो आपका X आ जाएगा तो आप X ले लोगे, X में या तो क्लोरीन होता है या फिर क्या लेते हैं हम, ब्रोमीन लेते हैं। तो बस ऐसे आपको कर देना है। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन द टर्म विद दिस सुटेबल एग्जांपल, कि आपका जो टर्म है जैसे एल्कोसॉल, एरेसॉल और हाइड्रोसॉल, और साथ ही आपको एग्जांपल, अगर आपसे एग्जांपल पूछा है तो आपको एग्जांपल लिखना जरूरी है। तो एल्कोसॉल क्या होता है, कोई भी कोलाइडल का जो सोल होता है ना जिसमें कि डिस्पर्जन मीडियम होता है, किसमें जो डिस्पर्जन मीडियम होता है वो क्या होता है, एल्कोहल होता है। अगर डिस्पर्जन मीडियम जो है एल्कोहल है तो हमारा एल्कोसॉल कहलाता है। जैसे कि कोलोडियन, तो जो कोलाइडियन होता है COLLODION, कोलाइडियन जो होता है वो आपका क्या होता है, एल्कोसॉल होता है। अगर एरोसोल की बात करो तो एरोसोल जबकि डिस्पर्जन मीडियम जो होता है वो गैस होता है, और जो डिस्पर्स्ड फेज है या तो वो सॉलिड हो सकता है या फिर लिक्विड हो सकता है। लेकिन यहाँ आपको जो डिस्पर्जन मीडियम है, यह आपको ध्यान रखना है कि डिस्पर्जन मीडियम गैस होगा, और जब आपका डिस्पर्स्ड फेज है या तो सॉलिड हो सकता है या फिर लिक्विड हो सकता है। इसको हम कहते हैं एरोसोल। जैसे कि फॉग हो गया, क्लाउड हो गया, स्मोक हो गया, ये सारे आपके किस में आ जाते हैं, एरोसोल में आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका हाइड्रोसोल। तो हाइड्रोसोल में क्या होते हैं, ऐसे कोलाइड्स जो कि कोलाइड्स क्या होते हैं वाटर में, जैसे कोलाइड्स इन वाटर है, जैसे हमारे यहाँ पे वाटर ले लिया, अगर इसके अंदर कोलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है उसे हम कहते हैं हाइड्रोसोल। जैसे कि मिल्क हो गया, प्रोटीन हो गया, ये कैसे होते हैं आपके हाइड्रोसोल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, और जो 2,4 DNP डेरिवेटिव्स फॉर्म करता है और टॉलिस रिएजेंट को रिड्यूस करता है, और वो कैनिजारो रिएक्शन में भी जाता है। ऑन विग्रेस ऑक्सीडेशन के बाद इट गिव्स 1,2 बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। तो इसके आपको कंपाउंड को बताना है कि आखिरकार ये कौन सा कंपाउंड है। तो एक एक करके आपको जो है स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलोगे तो इसमें आप आसानी से पता कर पाओगे कि ये कौन सा कंपाउंड है।
तो सबसे पहले अगर आप देखोगे कि ऐसा कंपाउंड जिसका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इतना, यानी कि जो CH का जो रेशियो है वो अगर आप देखोगे वो आपका गिवन है, किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है, 2,4-DNP का जो है 2,4-DNP डेरिवेटिव का फॉर्मेशन करता है। यानी कि ये जो कंपाउंड है या तो एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, यानी कि हमें इससे पता चल गया कि या तो हमारा ये एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। अब जो ऐसा कंपाउंड जो कि टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस भी कर रहा है, तो अगर टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर रहा है तो ये जो है आपका एल्डिहाइड होगा, ना कि कीटोन होगा। तो यहाँ से हमारा पता चल गया कि हमारा क्या होने वाला, एल्डिहाइड होने वाला, हमने यहाँ तक का देख लिया। और अब क्या कर रहा है कि कैनिजारो रिएक्शन में ये जा रहा है, तो अगर ये कैनिजारो रिएक्शन में जा रहा है यानी कि इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है यानी कि डायरेक्टली किससे अटैच हो सकता है, बेंजीन से। तो यानी कि बेंजीन से एक हमारा क्या है, CHO तो अटैच है ही, तो यहाँ हमारा CHO एक अटैच है ही। इसके अलावा क्या है, ऑन विगरस ऑक्सीडेशन इट गिव्स 1,2 बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो 1,2 बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। तो ये तभी देगा 1,2 बेंजोइन कार्बोक्सिलिक एसिड जबकि हमारा 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, जबकि हमारा जो 2 नंबर पे यानी कि आपका 1 हो गया 2 हो गया, तो 2 नंबर पे अगर जो इथाइल बेंजल्डिहाइड यानी कि अगर आपका जो है C2H5 ये अगर लगा रहेगा तो आपका जो है इस चीज का फॉर्मेशन कर लेगा, यानी कि आपका ये वाला कंपाउंड हो गया। तो अगर ये आपका क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट यही, आप ये नहीं करोगे कि अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट ये लिख दोगे, आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे कि हाँ जो कंपाउंड जो है वो 2,4-DNP डेरिवेटिव्स है, यानी कि वो एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है। फिर आप कहोगे कि इसमें टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर रहा है, तो यानी कि अगर टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर रहा है तो ये मस्ट होना चाहिए क्या, एल्डिहाइड नॉट कीटोन। फिर जो एल्डिहाइड है तो इसमें क्या हो रहा है, कैनिजारो रिएक्शन दे रहा है, तो जिसके कारण इसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, यानी कि डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच है। आप इस पूरे के पूरा पॉइंट लिखोगे, उसके बाद आप ये डायग्राम बना दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 10 है कि द रेट्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट विद इनिशियल कंसंट्रेशन इतना, मतलब वही आ गया, इनिशियल कंसंट्रेशन आपका इतना इतना गिवन है और आपका रेट गिवन है, आपको ऑर्डर निकालना है और रिएक्टेंट एंड ऑल्सो रेट कांस्टेंट, यानी कि इसमें आपको रेट कांस्टेंट निकालना है और ऑर्डर निकालना है। तो जैसे हमने पहले किया था वैसे आपको 2 इक्वेशन बनानी है, डिवाइड करना है, x की वैल्यू निकालनी है और आप इसे कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि आपको रीजन बताना है कि जो रेडियस है Fe2+ का जिसमें Z26 है वो कम क्यों है एज कम्पेयर टू Mn2+ से। तो इसीलिए क्योंकि आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ना, Fe2+ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो आपका ज्यादा होता है किसमें, एज कम्पेयर टू Mn2+ से। इसी वजह से जो रेडियस है वो किसका क्या है, कम होता है। नेक्स्ट है कि केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनोइड जो होते हैं मोर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं किससे, लेंथेनोइड की तुलना में। तो आखिरकार ऐसा क्यों, तो जो एक्टिनोइड की जो एनर्जी होती है वो क्या होता है, 5F होता है, 5F हो गया और 6D 7S वो कंपेरेबल होता है, देयरफॉर दिस जो है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसीलिए अगर ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे तो इसकी जो केमिस्ट्री मतलब इसे स्टडी करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कभी भी किसी के साथ भी रिएक्ट करके जो है कॉम्प्लिकेशन जो है कर सकता है, और ये साथ ही आपके रेडियो एक्टिव्स भी होते हैं। नेक्स्ट आपका Cu+ आयन जो है तो नॉट सुटेबल होता है एक्वा सॉल्यूशन में, क्यों क्योंकि इसमें जो लो चार्ज डेंसिटी, कॉपर के ऊपर जो है वो चार्ज डेंसिटी काफी ज्यादा कम होता है। अगर चार्ज डेंसिटी कम है तो आपका जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है, जो हाइड्रेशन होने की जो एंथैल्पी है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए जो Cu+ है वो एक्वा सॉल्यूशन में वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में चला जाएगा, यानी कि जो Cu+ है वो आपका किस में चेंज हो जाएगा, वो आपका चेंज हो जाएगा Cu2+ में, अब प्लस में Cu, ये आपका बन जाएगा और इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इसलिए इजीली आप इसे कर सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका एक तरह से लॉन्ग ही आएगा, 5 मार्क्स का रहेगा, पर इसमें आपको छोटे छोटे ब्रेक किए रहेंगे जिसमें आपको पढ़ना होगा कि लेग्रैंजी सेल जो है वो प्राइमरी सेल होता है जिसमें आपका सिलेंड्रिकल जिंक कंटेनर है जो कि एक्ट करता है एनोड की तरह। एक ग्रेफाइट रोड है जो कि हमने पेस्ट मैंगनीज डाइऑक्साइड का पेस्ट है जो कि कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है, और इसे हम कांटेक्ट में लाते हैं विद द थिक पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड जो कि किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एज ए इलेक्ट्रोलाइट्स। तो व्हाट इज द रिएक्शन, तो एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, अगर आपका जो सिलेंड्रिकल जिंक है वो आपका जिंक कंटेनर है तो जिंक कंटेनर में क्या हो जाएगा, Zn के साथ Zn जो है क्या गिव करेगा, Zn और Zn2+ और प्लस में आपका हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपका हो जाएगा रिएक्शन जो कि आपका एनोड पर होने वाला है। नेक्स्ट आपकी हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज इन टर्म ऑफ F इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ जिंक। अगर 1 मोल ऑफ जिंक होता है तो 1 मोल ऑफ जिंक कितना प्रोड्यूस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 मोल ऑफ जिंक कितना हो जाएगा, 2 फेराड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। वाई लेग्रांजी सेल इज कंसिडर्ड एज ए प्राइमरी सेल, तो लेग्रांजी सेल को हम इसलिए प्राइमरी सेल युग को कहते हैं क्योंकि जो रिएक्शन होता है वो सिर्फ एक बार होता है और आफ्टर यूज ओवर ए पीरियड अगर हम कई बार उसे यूज करते हैं तो बैटरी जो होती है वो डाई हो जाती है और उसे हम दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ये हमारा जो है वो प्राइमरी सेल है।
व्हाट आर द यूज, फिर लैग्रैन्जे सेल का आपको क्या बताना है, यूज बताना है। तो इसमें क्या आपके कौन कौन से, जैसे कि आपका जो टेप रिकॉर्डर होता है उसमें, रेडियो के अंदर, फ्लैश लाइट के अंदर, और जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उन सब के अंदर आपके लैग्रैन्जे सेल यूज किए जाते हैं। राइट द अदर एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल। और जैसे प्राइमरी सेल कौन से हो सकते हैं प्राइमरी सेल, जैसे कि मरकरी सेल। तो जो मरकरी सेल होता है ना, उसे भी हम एज ए प्राइमरी सेल की तरह यूज करते हैं। तो ये थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपको और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर मिलते हैं।